नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप दो फ्लैग देख पा रहे हैं, तो आज आप समझ चुके होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पॉलिटी नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम जो हमारा करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, हॉट टॉपिक चल रहा है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट्स को। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट वन में हम पढ़ेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके बीच में इतना टेंशन क्यों है, इतना टेंशन कैसे आया, इस टेंशन के बारे में ध्यान से समझेंगे, इनके रूट टेबल से समझेंगे और इस देश का जन्म कब हुआ, सब कुछ आराम से समझेंगे। और कोई आज का वीडियो, मैं पहले बता रहा हूँ कि आज का वीडियो लंबा हो सकता है, बिकॉज हम पूरा रूट लेवल पर जाने वाले हैं, इनके हर कारणों पर जाने वाले हैं, हर चीज़ सब डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फेस ऑफ कर देता हूँ कि आपका पूरा का पूरा ध्यान वीडियो पर रहे, ना कि मेरे फेस पर रहे, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़रूरी है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन का फ्लैग देख पा रहे हैं। तो 1993 में क्या होता है कि इन दोनों में पीस की, जैसे जिस तरह आज के हालात हैं उस तरह उसमें पीस के हालात आ जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि वो पीस नहीं बन पाता है, एक पीस जैसे हालात बन सकते थे, लेकिन होते होते रह जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इज़राइल का बर्थ कैसे हुआ। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर कोई प्रोपेगेंडा स्प्रेड करूँगा, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि इस टॉपिक को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हेटिज़म फैल रहा है, तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि ये है, ये पूरी की पूरी तरीके से जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, कट्टरता की वजह से ही है। अभी आप आगे अगर पूरा कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कट्टरता को ही लेकर है। तो फैसिज्म पे हम नहीं जाएंगे, हम फैसिस्ट नहीं हैं लोग, हम फैसिस्ट लोग नहीं हैं। वी आर द लिबरल पर्सन। इंडियन तो लिबरल माने जाते हैं, सेकुलर माने जाते हैं, तो हम लोग तो लिबरल पर्सन हैं और एक न्यूट्रल माइंडसेट से ही पढ़ेंगे, ना कि किसी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए पढ़ेंगे। तो देखते, जैसे आप फ्लैग देख पा रहे हैं, तो इस फ्लैग को देख, इजराइल का फ्लैग है लेफ़्ट साइड में और फ़लस्तीन का फ्लैग है। तो बात करते हैं कि इजराइल का बर्थ कैसे हुआ। तो सबसे पहले इजराइल का बर्थ देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जीसस क्राइस्ट की आपको फ़ोटो दिख रही, थोड़ा सा फ़ोटो ब्लर है, थोड़ा इसको जूम कर दिया मैंने, फ़ोटो क्वालिटी आई थिंक अच्छी नहीं थी। तो जीसस क्राइस्ट का जो फ़ोटो आप जान पा रहे होंगे। तो मैंने इनको क्यों दिखाया, क्योंकि इनका संबंध है, इनका जो ज्यूस है, ज्यूस के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, यहूदियों को अच्छे से जानना है, तो इनसे इनकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जो ज्यूस लोग थे इनसे नफ़रत करते थे और उनको क्रूसिफाई करना चाहते थे। और ज्यूस लोगों की ऐसे रूमर फैला हुआ था कि जो ज्यूस लोग हैं वो किसान जो क्या करते थे, क्रिश्चियन के छोटे बच्चे का खून पीते हैं, इस तरह की अफवाहें फैले हुई थी। तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में हज़ारों साल तक क्रूसेड चले, राइवलरी फैली और इन दोनों में हेट बिल्कुल फैलता गया। और 19वीं सेंचुरी तक इनके मन में ऐसी भावना आ गई कि हम लोग अपना एक नया नया देश बनाएं। तो ज्यूस के अंदर नया देश बनाइए और ये क्या करने लगे, जो पैलेस्टीन का रीजन है वो उस तरफ आगे बढ़ने लगे। और मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय तक कोई ना ही हमारा वेस्ट बैंक था, ना ही हमारा इजराइल था, ना ही हमारा गाजा गाजा था। तो ये तीनों के तीनों नहीं थे, ना गाजा स्ट्रिप था, ना वेस्ट बैंक था, ना इजराइल था। उस टाइम पर ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ये रीजन था वो ऑटोमन एम्पायर के रीजन में आता था। तो होता क्या है कि ये परमानेंट सेटलमेंट बनाने के लिए ये चले जाते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट की। उनकी फ़ोटो में दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे थेडोर हर्जल ने सबसे पहले जिनोज़म की बात की। इन्होंने जिनोज़म के संघर्ष को पढ़ा और इन्होंने बात की कि जिनोज़म एक कॉन्सेप्ट पैदा किया, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो इन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बात की कि
कि इन लोगों को एक नया देश बनाने की हक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले आदमी थे, इसके पहले भी लोग इसके बारे में बात करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत लोग बात करते थे कि ज्यूस को नया देश बनना चाहिए, लेकिन ज्यूस लोग फ़लस्तीन में आकर के बस गए। इसका कुछ रीज़न है कि ये लोग फ़लस्तीन की तरफ क्यों बढ़ने लगे, फ़लस्तीन में क्यों सेटलमेंट करने लगे। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर रीज़न हमारा है जेरूसलम। तो जेरूसलम जो है ये 3 धर्मों का हॉली प्लेस है, क्रिश्चियन, ज्यूस एंड इस्लाम। इस्लाम का मक्का के बाद ये बहुत ही बड़ा होली प्लेस है। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर 3 धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, और यही आप पाते हैं कि यहाँ पर आज के टाइम पे तो पाते हैं, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, ज्यूस एंड इस्लामिक स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ही आप पाते होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इजराइल कैसे पैदा हुआ। तो यहाँ पर कुछ तक, जब तक हमारा वर्ल्ड वार 1 नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी न किसी तरीके से क्रिश्चियंस, ज्यूइश, इस्लाम क्या थे, एक साथ रहते हैं ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वार 1 की तरफ। तो वर्ल्ड वार 1 जब हमारा होता है 1915 में, तो ब्रिटिश, फ्रेंच, अरब, आप जानते होंगे। अगर वर्ल्ड वार 1 की सीरीज हम अगर आप चाहेंगे तो उसकी सीरीज भी बना देंगे आपके लिए आगे चलकर। तो ब्रिटिश, फ्रेंच, अरब क्या होते हैं, ऑटोमन एम्पायर की तरफ से के विरुद्ध में लड़ते हैं। तो जो ब्रिटिश है वो अरब का सपोर्ट चाहता है, जो ब्रिटिश है वो अरब का सपोर्ट चाहता है। तो अरब का सपोर्ट चाहने के लिए वो क्या करता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रिटिश जो अरब का सपोर्ट चाहने के लिए, ब्रिटिश अरब में एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जिसे हम जो जाना जाता है मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसमें ये वादा करते हैं अरब से कि आप अगर हमारा वर्ल्ड वार 1 में साथ देंगे तो आपके लिए हम एक नया देश बनाएंगे, यूनिफाइड अरब बनाएंगे। सीरिया से अमन तक आपकी हम हेल्प करेंगे कि सीरिया से अमन तक एक आप नया देश बना ले। तो ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, अरब्स लोग क्या करते हैं, इनका साथ दे देते हैं इस वार में। तो वर्ल्ड वार 1 में इनका साथ दे देते हैं। इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं, आप जानते हैं कि ये अपने वादे के तो पक्के होते नहीं हैं। तो ये करते क्या हैं कि ये जिस तरह से ये अरब्स को वादा करते हैं, उसी तरीके से ये ज्यूस को भी वादा करते हैं। तो ज्यूस को ये वादा करते हैं, ज्यूस को ये वादा करते हैं जिसे बोला जाता है बॉल फॉर डिक्लेरेशन। इसे हम बॉल फॉर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। और ये ज्यूस से भी वादा करते हैं कि आपके लिए हम नया देश बनाएंगे अगर आप हमारी हेल्प करते हो। तो होता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ज्यूस का वादा पूरा करेंगे, क्या या ये अरब्स का वादा पूरा करेंगे। तो ना ये ज्यूस का वादा पूरा करते हैं, ना अरब्स का वादा पूरा करते हैं। और ये पीछे ही पीछे सीक्रेटली एक किससे डील कर लेते हैं, फ्रांस से डील कर लेते हैं। और इस फ्रांस की डील को नाम दिया जाता है साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, जो हमारा मई 1916 में होता है। और होता क्या है, जो ये हमारा पैलेस्टीन वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंडर में आ जाता है, ब्रिटिश के अंडर में आता है। और ये लोग क्या करते हैं, आधा आधा आपस में बांट लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रिटिश, ये पूरा पिंक वाला जो एरिया है वो पूरा ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। तो जैसा आप नक्शे से देख पा रहे हैं, मैंने मिडिल ईस्ट का एरिया दिखाया आपको। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, ब्रिटिश के अंडर में आ गया। तो होता क्या है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद ना ब्रिटिश अरब का साथ देते हैं, ना ज्यूस का साथ देते हैं, वो इनको धोखा देते हैं और फ्रेंच के साथ मिलकर ये पूरा एरिया अपने कब्जे में करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश हमेशा कॉलोनाइज करने के चक्कर में रहता था और हम पर भी राज किया है, तो यहाँ पर भी वो रूल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन होता क्या है कि जब वर्ल्ड वार, अब इसके बाद हम वर्ल्ड वार 2 की तरफ जाते हैं। तो होता क्या है, जब वर्ल्ड वार 2 होता है
तो वर्ल्ड वार 2 के बाद 1947 तक तो इनसे देश संभलता ही नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि अब हमसे देश संभल नहीं रहा है। जैसे जैसे इन्होंने हमारे देश के टुकड़े किए थे, इंडिया और पाकिस्तान को तोड़ा था, उसी तरीके से ये इजराइल और फ़लस्तीन को तोड़ा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पार्टीशन करना, ये इनका हमेशा से खेल रहा है। जैसे हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा सरदर्द है ना आज पाकिस्तान, हमारा उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो इसी तरीके से उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन को भी आपस में तोड़ दिया। तो इसको तोड़ने के लिए बोला कि अब हमसे शासन नहीं हो पा रहा है, ये किसके पास पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं यूएन के पास। 1948 में बोलते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये हमारा है प्लान ऑफ पार्टीशन। तो यहाँ फिगर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि ये अरब को ये करते क्या हैं, जो एरिया जो हमारा ये एरिया है, ये येलो वाला एरिया, ये अरब्स को दे देते हैं, अरब स्टेट को दे देते हैं और जूस को दे देते हैं। तो ऐसा पाया जाता है कि जो जूस के हक में जाता है 57 एरिया और 45% एरिया चला जाता है किसके हक में, लगभग ये हमारा अरब जूस के अरब के हक में चला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो जेरूसलम है, जेरूसलम पर ये बोलते हैं कि जेरूसलम पर ना जूस का कंट्रोल रहेगा, ना अरब का कंट्रोल रहेगा, और इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यूएसए का कंट्रोल रहेगा, यूएन का कंट्रोल रहेगा, इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा ज्यूस है, ज्यूस को तो पहली बार कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ भला हो रहा है, तो ज्यूस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरीके से हमारा 1948 में इजराइल कंट्री पैदा हो जाती है। तो इजराइल कंट्री का जन्म हो जाता है कब, इस तरीके से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल कंट्री का जन्म कैसे हुआ। तो इजराइल कंट्री के जन्म उसका बर्थ कैसे हुआ, इसके पीछे हमारी कहानी क्या है, ब्रिटिश की वर्ल्ड वार 1 की कहानी है, वर्ल्ड वार 2 की कहानी है, यूएन को देते हैं, पार्टीशन हो जाता है। लेकिन जब ऐसा पार्टीशन होता है तो इससे जितने अरब कंट्रीज़ हैं वो खुश नहीं होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तुरंत हमारे यहाँ वार होता है ना, तो यहाँ भी पार्टीशन होने के बाद तुरंत क्या होता है, वार स्टार्ट हो जाता है। उस वार को पढ़ते हैं। तो जैसे पार्टीशन हो जाता है तो पार्टीशन के बाद फर्स्ट अरब इजराइल वार होता है। तो इस वार को जूस जीत जाते हैं। जो 5 अरब कंट्रीज़ हैं वो इनके ऊपर वार कर देते हैं, लेकिन इस वार को जूस जीत जाते हैं। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जूस जीत कैसे गए, क्योंकि जूस थे, सारे जो देश थे वो तो अपने लिए लड़ रहे थे, ताकत और पावर के लड़ रहे थे। लेकिन जो जूस कंट्री थी, जो जूस थे, वो किसके लड़ रहे थे, जूस अपने सर्वाइवल के लड़ रहे थे। तो जब भी कभी सर्वाइवल की बात आती है तो हमेशा जीत किसकी होती है, सर्वाइवल की होती है। ऐसा इतिहास में पाया गया है कि अगर अपने आप सर्वाइवल के लड़ रहे हैं तो आप जीतेंगे। जैसे आप इसमें पा रहे होंगे करंट सिनेरियो में, यूक्रेन और रशिया में, रशिया को लगा था कि हम तो वार बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन वार तो इतना लंबा क्यों चला गया, क्योंकि रशिया तो पावर के लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन अपने सर्वाइवल के लड़ रहा है। तो आप देखिए, इतिहास अगर पढ़ते हैं तो हमें प्रेजेंट को समझने में आसानी होती है। तो इतिहास से हमें समझ में आ रहा है कि अगर कोई सर्वाइवल के लड़ता है तो उसमें बड़ी ताकत है, दृढ़ निश्चय में बड़ी ताकत है। तो इसमें वार में जब जूस जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो इजिप्ट को चला जाता है और वेस्ट बैंक का एरिया जॉर्डन को चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब इनके पास कुछ बचता ही नहीं है तो जो 1948 में जो पैलेस्टीनियन हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, अरब्स लोग, ऐसा आपको ये दिख रहा है कि 1948 में क्या होता है, बहुत ही बड़ा एक्सोडस होता है। इसे माना जाता है 1948 का पैलेस्टीनियन एक्सप्लोजन एंड फ्लाइट, या कह सकते हैं इसको अलग वर्डों में पैलेस्टीनियन एक्सोडस। बहुत बुरी तरीके से 7 लाख लोग पलायन करते हैं। अभी लोग पलायन करके नए नए देशों में जाते हैं और जाकर अरब कंट्रीज़ में जाकर ये लोग शरण लेते हैं। जाकर कुछ अमेरिका जाते हैं, कुछ और जाते हैं, कुछ अलग अलग जहाँ जाते हैं, जहाँ इनको शरण मिलती है देश पूरा छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें तो जूस जीत गया, लेकिन होता क्या है कि आज के कुछ साल बाद 1948 है, फिर 1967 में फिर वार होता है।
सेकेंड अरब इजराइल वार होता है 1967 में, जिसे हम 6 डे वार के बारे में से जाना जाता है। और ये वार इजराइल फिर जीत जाता है और इस बार इजराइल के पास गाजा स्ट्रिप भी आ जाती है, वेस्ट बैंक का एरिया भी आ जाता है और पूरा का पूरा इजिप्ट पेनिनसुला आ जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है कि जो फ़लस्तीन्स लोग हैं वो तो दर दर भटक रहे हैं, उनको तो कोई एरिया नहीं है, तो उन लोग को एहसास होता है कि अब हम लोग को अपनी एक नई कंट्री बनानी होगी। तो इस नई कंट्री बनानी होगी तो उनसे उनको इस एहसास से वो लोग क्या करते हैं, पीएलओ का निर्माण करते हैं। ये पीएलओ क्या है? ये पीएलओ क्या है आप जानते हैं? पीएलओ तो जैसे पीएलओ और जो इसमें फ़लस्तीन में कंट्रोल कर रही है वो हमारी पीएलओ और हमास है। तो जो पीएलओ हमारी जो फतह पार्टी है वो हमारी क्या है, फतह पार्टी जो है हमारी वो क्या है, पीएलओ कहलाती है। अभी उसके बारे में भी, फतह पार्टी के बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे। तो इजराइल इस वार को जीत जाता है, सेकंड वार को। उसके बाद क्या होता है कि इजराइल जब वार जीत जाता है तो गाजा स्ट्रिप इसके पास आ जाता है, वेस्ट बैंक इसके पास आ जाता है, इजिप्ट पेनिनसुला इसके पास आ जाता है। तो हमारा क्या होता है कि फ़लस्तीन्स लोग को अपने नए देश बनाने की डिमांड होती है, वो अपना नया देश बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ़लस्तीन पीएलओ का निर्माण करते हैं। और जब फ़लस्तीन अपना नया देश चाहते हैं तो पीएलओ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये निर्माण करते हैं, ये बनाते हैं कुछ लोग मिलकर। और ये जो उस स्टार्टिंग में इनका ध्येय रहता है कि हम लोग हथियार के बल पर अपने देश को फिर से हम लोग अपने देश को पाएंगे। लेकिन इन देश को जो ये पीएलओ को यूएसए और इजराइल क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि आप लोग क्या हैं, एज अ टेररिस्ट, आप लोग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते होंगे कि अगर हम दो लोग का पर्सपेक्टिव देखें तो एक लोग की निगाह से ये टेररिस्ट हैं और एक लोग की निगाह से ये क्रांतिकारी हैं, कि जिनको रहने की जगह नहीं मिल रही, जिनको अपने देश से निकाला गया, अब उनको जगह चाहिए। तो अगर एक नज़र से देखेंगे तो ये क्रांतिकारी हैं, अगर एक नज़र से देखेंगे तो ये आतंकवादी हैं। ये होता है नज़रिए का खेल। फिर होता क्या है, 1947 में जो पीएलओ को क्या करता है, पीएलओ को पहचान मिल जाती है अरब लीग के द्वारा और यूएन जनरल के द्वारा, असेंबली के द्वारा, कि आप लोग क्या हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस। जैसे जो हमारे पीएलओ हैं, जो हमारे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या बन जाएंगे, अब आप लोग क्या करिए, इस पैलेस्टीन देश के आप क्या करिए, आप लोग इसके रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 1979 में होती है पीस होने की थोड़ी नौबत आती है, लेकिन पीस बन पाती है नहीं पाती उसको तो आगे देखते हैं। तो पीस टॉक होती है इजिप्ट और इजराइल के बीच में, वो ये सफल रहती है और इजिप्ट जो रहता है वो पहला कंट्री बन जाता है इजराइल को क्या कर लेता है, इजराइल को मानने वाला, कि इजराइल एक पहला हमारा अरब कंट्री बन जाती है, जो इजराइल को एक कंट्री का एक दर्जा दे देती है। जो हमारी इजिप्ट है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट अरब कंट्री रिकग्नाइज एज अ इजराइल एज अ नेशन, तो वो हमारा इजिप्ट है। तो इजिप्ट ने सबसे पहले इसको अपना एक देश घोषित कर दिया। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये इसके पहले 1967 में जो इजिप्ट पेनिनसुला जीते रहते हैं, वो इजिप्ट को वापस कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, 1978 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जो 1978 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है किसको, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, मेनहकेम बेगिन को, और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदत, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, अनवर सदत। तो जो हमारे इजिप्शियन प्रेसिडेंट रहते हैं और जो हमारे यहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इन दोनों को नोबेल पीस का प्राइज़ मिलता है। और होता क्या है कि इसके 3 साल बाद इजिप्ट के कायरो में वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं कि तुम इस्लामिक लोग हो, तुम ज्यूस से हाथ कैसे मिला दिए। तो जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं, उनके जो हमारे इनके प्रेसिडेंट रहते हैं, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है कायरो में। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पीस बन रहा था वो पीस बनते बनते रह गया। फिर होता क्या है,
फिर 10 सालों तक संघर्ष चलता रहता है, फ़लस्तीन भटकते रहते हैं। फिर 1992 में, अब जैसा मैंने बात किया था कि आपको मैंने बताया था कि 1993 में यहाँ पर पीस आने की नौबत आ जाती है। तो 1992 में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री जिट्जेक रैबिन आते हैं, जो सबसे पहले कहते हैं कि पीएलओ एक टेररिज्म नहीं है। मतलब कि ये चाहते हैं कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये चाहते हैं कि जो हमारा देश है, अब हम थोड़ा शांति की बात करें, शांति की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि पीएलओ एक टेररिज्म नहीं है, यू आर अ पार्टी, आप एक पार्टी हो। और फिर 1993 में क्या होती है, ओस्लो एकॉर्ड प्लेस होता है, इसमें वेस्ट बैंक को डिवाइड किया जाता है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। इसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, एरिया ए 18% है, एरिया बी 22% है और एरिया सी 60% है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि एरिया ए क्या है, पूरा का पूरा फ़लस्तीन के कंट्रोल में है। एरिया सी पूरा का पूरा 60% किसके कंट्रोल में है, इजराइल के कंट्रोल में है। और एरिया 22 जो हमारा इजराइल फ़लस्तीन दोनों के जॉइंट कंट्रोल में दे दिया गया। तो इस तरीके से दोनों के बीच शांति का वार्ता हुई और शांति होने लगी। लेकिन शांति जो है ये बहुत दिनों तक नहीं रहती है। इस शांति को भंग करने क्या होता है, जैसा आप अभी पढ़ा होगा कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर का एसेसिनेशन हो जाता है वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट द्वारा। तो वैसे ही यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं। तो इन 1994 द प्रेसिडेंट ऑफ, जो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट रहे हैं, यासीर अराफत और इज़्ज़ाक राबिन, इनको फिर से क्या मिलता है, जो इज़्ज़ाक तो वहाँ भी पाए थे नोबेल पीस प्राइज़, फिर से इनको मिलता है नोबेल पीस प्राइज़ यासीर अराफत को। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था ना, इजिप्ट वाले को मिला था, तो वैसे यहाँ पर भी इनको मिल जाता है, प्राइज़ मिल जाता है, नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है। लेकिन होता क्या है, इस बार वहाँ पर इजिप्ट वाले को गोली मारी गई थी, उसको एसेसिनेशन किया गया था। यहाँ पर क्या होता है, इजराइल के जो हमारे ये पीएम हैं, इनको पॉइंट रेंज ग्लैंग से मारा गया। जैसा आप जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जैसे गांधी को मारा था, तो वैसे इन्होंने ही इनको भी मारा गया। होता क्या है, थोड़ा इसके 4 साल पहले चलते हैं। तो होता क्या है कि जब पीएलओ बहुत ही सेकुलर बन जाता है, तो यहाँ पर एक सम इस्लामिक, यहाँ समर नहीं होगा, यहाँ पर देयर इज़ नो समर, यहाँ पर होगा सम इस्लामिक फैनेटिक्स इन पैलेस्टीन केम टुगेदर टू फॉर्म द हमास ग्रुप। तो कुछ जो कट्टरवादी लोग रहते हैं, जो ये मानते हैं कि हमें ज्यूस से तो बिल्कुल शांति वार्ता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल हमें, अब हम लोग लड़कर ही देख लेंगे। जो पीएलओ वाले हैं बहुत ही सेकुलर हैं, शांति वार्ता कर रहे हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं। तो करते क्या हैं कि ये लोग ज्यूस के खिलाफ क्या करते हैं, ये अपना एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे हमास ग्रुप रहते हैं। जैसा आप आज पा रहे होंगे कि हमास ने पूरा हमला कर दिया ना। अब धीरे धीरे 1987 में क्या होता है, हमास का जन्म होता है, हमास ग्रुप बन जाता है। और पीएलओ को मानता है कि पीएलओ बड़ा सेकुलर ग्रुप है, किसी काम का नहीं है, ये लोग बहुत लिबरल हैं। तो ये कट्टरवादी जो ग्रुप हमारा हमास बन जाता है। और फिर ये क्या करता है, 1996 में जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से बॉयकॉट करता है। और बॉयकॉट करने के साथ साथ क्या करता है, सुसाइड बॉम्बिंग इजराइल में कर देता है। तो जब सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो आपस में, इजराइल में भी आपस में लोग लड़ने लगते हैं और सिविल वार की जैसी कंडीशन आ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2002 में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं, सैकड़ों लोगों की जान जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर हालात 10 बद से बदतर होने लगे। जो शांति वार्ता होने वाली थी, जो शांति आने वाली थी, वो शांति अब कहीं की कहीं नहीं रही है। और इजराइल ने क्या स्टार्ट कर दिया, इजराइल ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, चेक पॉइंट बनाना स्टार्ट कर दिया, सिक्योरिटी वॉल स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है कि जो इजराइलियर हैं, जो इजराइल के लोग हैं, वो वेस्ट बैंक की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, ज़मीन कब्जा करने लगते हैं। जैसा आप जानते होंगे कि जो इजराइल, ऐसा माना जाता है कि ऐसा आप पढ़ते होंगे कि जो इजराइल के लोग हैं वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसी बात में सच्चाई है कि वो लोग क्या करते हैं, इजराइल के लोग जाकर वहाँ पर चेक पॉइंट बनाकर कब्जा करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनें बहुत सस्ती रहती हैं वेस्ट बैंक पर जाकर, और इनको सरकार का इनडायरेक्टली डायरेक्टली तरीके से सपोर्ट मिलता है। तो इससे क्या होता है, और वायलेंट तरीके से लोग, हालात हमारे बिगड़ते रहते हैं। और फिर हमारा क्या होता है, 2006 में हमारे फिर से इलेक्शन होते हैं।
2006 में हमारे हमस ग्रुप के फिर से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि इस इलेक्शन में हमस पार्टी जीत जाती है। जो हमारी हमस है, और हमस को मिलती है 132 में इनको मिलती है 74 सीट इनको मिलती है और हमस जीत जाते हैं। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रह पाता। होता क्या है कि जब ये जीत जाती है तो लोगों को ये स्वीकार नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, पीएलओ के सपोर्टर और हमस के सपोर्टर, जो हमस को सपोर्ट कर रहे हैं जनता और जो पीएलओ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, सिविल वार की कंडीशन आ जाती है। और होता क्या है कि जो गाजा वाला एरिया है, जहाँ से इसमें बॉम्बिंग हो रही है, जहाँ से बमबारी हो रही है, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, वो वाला एरिया हमस ले लेती है। और वेस्ट बैंक वाला एरिया किसके पास चला जाता है, फतह के पास और पीएलओ के पास चला जाता है। ये एरिया फतह के पास और पीएलओ के पास चला जाता है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि क्या इनका इतिहास रहा, इनके हमने इतिहास को समझ लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, कहने की बात नहीं है। और हमेशा की तरह और अगली पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये और देशों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस वार को लेकर, और क्या क्या देश, क्योंकि हमें ये भी तो पढ़ना है ना, ये भी तो समझना है कि इस वार को तो हमने इतिहास तो समझ लिया, इस वार का इतिहास क्या है, कैसे इजराइल पैदा हुआ, कैसे पीएलओ पैदा हुआ, कैसे हमस पैदा हुआ, और लोगों की क्या क्या सोच है यहाँ पर। और इस पूरे वीडियो को आप समझते हुए जा रहे होंगे कि जितने यहाँ पर कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो ये है, अगर ये लोग शांति वार्ता पर आ जाएं तो ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आप जब नक्शा देख रहे हैं तो ये क्या है, फ़लस्तीन को बांट रहे हैं तो बहुत ही छोटे छोटे देशों में बांट रहे हैं ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो देखते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो यूएन के द्वारा, और यूएन ना कहें ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जैसे हमारे देश का पार्टीशन किया था वैसे इसका भी पार्टीशन कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और अब पार्ट 2 में मिलेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे। जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।